तो दोस्तों फाइनली आप सभी को पता होना चाहिए कि मेजर पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट है और आज मैं आप लोगों को वही बताने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों मैंने इस लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। लेक्चर नंबर 1 जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। साधारण भाषा में मैं समझाऊंगा, साधारण भाषा में समझने के प्रयास कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सेकंड लेक्चर भी होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सर आज की अगर हम पहला क्वेश्चन की ओर बात करें मेरे भाई तो पहला प्रश्न है हमारा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वह है प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत की परीक्षण करें। यानी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सर हमारा प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत के बारे में वर्णन करें तो आपको कैसा आंसर लिखना है, इसके बारे में आज हम लोगों को पूरा डिटेल्स में चर्चा करना है भाई। ठीक है, याद रखिएगा क्या करना है भाई, पूरे डिटेल्स में चर्चा करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों के बारे में वर्णन करना है या परीक्षण करना है। ठीक ना, अब हमें और आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारा प्राचीन का मतलब पुराना होता है, पुराना जमाना। भारत का मतलब हमें पता है और दोस्तों साहित्य का मतलब लिटरेचर होता है क्या, नहीं। साहित्य का मतलब हर एक वो चीज़ जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, साहित्य। तो आज इस क्लास में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। ठीक है भाई, चलिए ये जितने सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं ये सारा क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा भाई। कितना मार्क्स का, टोटल 15 मार्क्स का। ठीक है भाई, चलिए अब आंसर पे आते हैं मेरे दोस्तों। एकदम इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ समझने की प्रयास कीजिएगा एक एक लाइन। ठीक ना, गला बैठ गया मेरे दोस्तों आप लोगों को पढ़ा के। देखिए अब हमारा आता है साहित्यिक स्रोत क्या है सर गौर कीजिएगा, वे लिखित रचनाएं जिनसे हम भारत या विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब इतिहास, साहित्य का मतलब क्या होता है, कोई लिखित हमें ऐसा प्रमाण मिला है जिस प्रमाण के बारे में हमें भारत और विश्व के बारे में पता चलता है कि हाँ भारत के प्राचीन व्यवस्था ऐसा था, भारत के प्राचीन के जितने सारे लोग थे वह इस प्रकार का भोजन करते थे। इसका कोई लिखित प्रमाण होने चाहिए क्या सर, इसका कोई लिखित प्रमाण होने चाहिए। वे लिखित रचनाएं जिनसे हम भारत या विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। वे लिखित रचना, सीधा सीधा बात याद रखिएगा, वे लिखित रचना जिनसे हमें भारत या विश्व के इतिहास के बारे में लिखित जानकारी मिलता है उसे हम लोग साहित्यिक बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर, उसे हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत वैदिक रचनाएं। अब दोस्तों वैदिक काल क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की अंत हो गया तब हमारा वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी। यस या नो, हमारा वैदिक सभ्यता जो दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला था। और दोस्तों वैदिक सभ्यता का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसका प्रमाण वैद से मिला था, इसलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता रखा गया भाई। ठीक है ना, आइए तो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत वैदिक रचना जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्मों के साहित्य ग्रंथ, महाकाव्य, पुराण, संगम साहित्य, प्राचीन जीवनियाँ, कविता और नाटक इत्यादि आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको जैन धर्म का ग्रंथ, बौद्ध धर्म का ग्रंथ और महाकाव्य जैसे महाभारत या बाइबिल या दोस्तों आपको उठाना होगा क्या, या आपका गीता, ये सारे चीज़ें जो है दोस्तों ये हमारा प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, प्राचीन भारत में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। बिल्कुल भाई, प्राचीन भारत के इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे जितने सारे पुस्तकें थी सारे पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, मतलब इस तरह से लिखे जाते थे। जैसे आज हमारा बुक कोई छपता है वो प्रिंट हो जाता है क्या सर, वो बुक आज हमारा प्रिंट हो जाते हैं, लेकिन उस जमाने में सारे बुकें जो थी वो हम लोग जैसे कॉपी में लिखते हैं ना वैसा मेरे दोस्तों प्रमाण मिला है। हाथ से लिखी गई इन पुस्तकों की पांडुलिपि कहा जाता है। और दोस्तों अगर कोई भी चीजें हम लोग हाथ से लिखते हैं जो प्राचीन इतिहास का जानकारी देता है, गौर से सुनेगा, आप लोगों ने सिर्फ पांडुलिपि का नाम सुने होंगे लेकिन रियल में पांडुलिपि क्या है ये आपको पता नहीं है। पांडुलिपि का मतलब होता है दोस्तों कि हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास में के बारे में जब हम अपने हाथों से लिखते थे ना तो इसी लिखावट की परंपरा को पांडुलिपि कहा जाता है भाई। क्या बोलेंगे सर, इसी लिखावट की प्रक्रिया को पांडुलिपि कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को इतिहास
के बारे में पता चल गया होगा, साहित्यिक स्रोत क्या क्या था और पांडुलिपि क्या है भाई, ठीक है ना। पांडुलिपि को ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर लिखा जाता था। अब पांडुलिपि क्या है दोस्तों, ताड़ का पेड़ देखिए भाई, देखिएगा गर्मी के मौसम में देखिएगा ताड़ का पेड़ में इतना बड़ा ताड़ आता है भाई, ताड़ के पेड़ों में इतना बड़ा बड़ा ताड़ आता है ना भाई। या दोस्तों भोज के पत्र, भोज मतलब जिसमें हम लोग भोजन करते हैं। अब केरल चले जाएंगे ना भाई, तो केरल में आज भी जितना रईस इंसान है ना भाई, सब कोई याद रखिएगा धार्मिक अवसरों पर वो भोजपत्र का इस्तेमाल करते हैं, यानी पत्तों पर खाना खाते हैं, जैसे केला का पत्ता पे, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों वहाँ के लोग, प्राचीन भारतीय इतिहास के लोग ताड़ के पत्रों पर या दोस्तों हमारा भोजपत्रों पर वो लोग लिखा करते थे, ठीक है ना। इस प्राचीन साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, और हम लोग इस प्राचीन साहित्य को दोस्तों, इस प्राचीन साहित्य को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, तो बोलेंगे सर दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं भाई। ध्यान से देखेंगे, पहला धार्मिक साहित्य, पहला क्या बांटेंगे सर, पहला हम लोग डिस्कस करेंगे धार्मिक साहित्य। क्या बोलेंगे सर, पहला हम लोग बात करेंगे धार्मिक साहित्य, ठीक ना। तो भारत में प्राचीन काल में तीन मुख्य धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। बिल्कुल भाई, हमारा वैदिक सभ्यता में ही इन तीनों धर्म का उदय हुआ। एक हमारा हिंदू धर्म, एक हमारा बौद्ध धर्म, एक हमारा जैन धर्म, है ना। इन धर्मों के विस्तार के साथ साथ विभिन्न दार्शनिकों, विद्वानों तथा धर्माचार्यों द्वारा अनेक धार्मिक पुस्तक की रचना की गई। अब दोस्तों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के जितने सारे बड़े बड़े हमारा दोस्तों पंडित लोग थे, जितने बड़े बड़े हमारा लिटरेचर थे, सभी लोगों ने दोस्तों विभिन्न प्रकार के हमारे पुस्तकों की रचना किया। क्या बोलेंगे सर, विभिन्न प्रकार के वो लोगों ने क्या क्या रचनाएं किए। इन्हीं रचनाओं में प्राचीन भारत के समाज, सांस्कृतिक स्थापत्य और क्या क्या सांस्कृतिक स्थापत्य, लोगों का जीवन शैली कैसा था, प्राचीन भारत के इतिहास में लोगों की आखिर का जीवन शैली कैसी थी, अर्थव्यवस्था इत्यादि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और क्या मिलता है भाई, इसमें हम लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो मेरे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के और हिंदू धर्म के जो महाकाव्य है, इस सारे ग्रंथों को जब उठा के आप स्टडी करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगी भाई, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था इत्यादि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। धार्मिक साहित्य की प्रमुख रचना निम्नलिखित है। धार्मिक साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो इसकी रचना भी निम्नलिखित है। जो दोस्तों पहला अगर हम लोग बात करें, पहला पॉइंट में आते हैं दोस्तों, पहला क्या है कि हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य। क्या बोलेंगे सर, हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य। क्या धर्म था दोस्तों हिंदू धर्म का साहित्यिक, तो आइए बात करते हैं। हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है। अब दोस्तों हमारे हिंदू धर्म जो है वो विश्व का जितने सारे धर्म हैं उन सभी धर्म में से एक प्राचीन धर्म है हमारा। कौन दोस्तों, हमारा हिंदू का धर्म। क्या बोलेंगे सर, हिंदू का धर्म। वही कह रहा है कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म में से एक धर्म है। प्राचीन भारत में इसका उदय होने से प्राचीन भारतीय समाज की विस्तृत जानकारी हिंदू धर्म से संबंधित पुस्तकें से मिलती है। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि प्राचीन भारत में इसका उदय, जब हमारे प्राचीन भारत में हिंदू धर्म का उदय होना शुरू हुआ तो भारत समाज की विस्तृत जानकारी हिंदू धर्म के पवित्र पुस्तकों से मिलने लगा कि आखिरकार कैसे प्राचीन व्यवस्था के लोग अपना जीवन यापन को गुजारते थे, लोगों का रहन सहन, खान पान कैसे थी, लोगों का संस्कृति क्या था, ये सारे चीज़ों के दोस्तों हम लोगों को हिंदू धर्म के ग्रंथ में देखने को मिलता है। आगे देखिए, हिंदू धर्म में अनेक ग्रंथ, अनेक पुस्तक तथा महाकाव्य इत्यादि की रचना की गई। इनमें से प्रमुख रचना इस प्रकार है, जैसे हमारा वेद, जैसे दोस्तों हमारे कितना भाई वेद, जैसे दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद थे भाई। ये हमारा हिंदू धर्म का कुछ ग्रंथ है, कोई दोस्तों ग्रंथ है तो कोई पुस्तक है। तो वेद हमारे क्या भाई ग्रंथ है, महाकाव्य है ना भाई, सॉरी वेदांग है जो हमारा वेदांग दोस्तों 6 है, उपनिषद जो 108 है, स्मृतियाँ पुराण जो 18 है, रामायण एवं महाभारत, ये सारे चीज़ें हमारे हिंदू धर्म का कुछ ग्रंथ है, कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है भाई, समझ गए। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
इनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन धर्म है। बिल्कुल भाई, हम लोगों ने खुद स्टडी किया क्लास 12 में कि ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है भाई। क्या बोलेंगे सर? ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आगे देखिए, इन धार्मिक ग्रंथों से प्राचीन भारत की राज्य व्यवस्था, धर्म, संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलती है। अब दोस्तों जब आप वेद को उठाएंगे, वेदांग को उठाएंगे, उपनिषद को उठाएंगे, या दोस्तों आप महाभारत को उठाइए या गीता को उठाइए, जब इन सारे पुस्तक या सारे ग्रंथ को जब आप उठाएंगे तो आपको भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की संस्कृति, भारत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी कि लोग कैसे जिया करते थे प्राचीन इतिहास में। उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट पे आता है हमारा वेद। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है वेद। हिंदू धर्म में वेद अति महत्वपूर्ण साहित्य है भाई। क्या बोलेंगे सर? हिंदू धर्म में वेद जो है हमारा अति महत्वपूर्ण साहित्य है। वेद की कुल संख्या 4 है। वेद की कुल संख्या कितना है भाई? 4 है। जैसे हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक पुस्तक है। मैंने आपको अभी बताया कि ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक पुस्तक है। इसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के समय काल में की गई है। अब अगर हमारा जो ऋग्वेद है, जो हिंदू धर्म का सबसे पौराणिक यानी प्राचीन ग्रंथ है, वो दोस्तों 1500 लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसकी रचना हुई है। ठीक है। जबकि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना लगभग 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व के समय काल में की गई है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां हैं। अब ऋग्वेद के पुस्तक को जब आप उठाएंगे तो ऋग्वेद के पुस्तक में जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या, तो बोलेंगे सर स्तुतियां पता चलेगा भाई। क्या बोलेंगे सर? स्तुतियां पता चलेगी। वहां पे मूर्ति की पूजा कैसे होती थी ये पता चलेगा। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ करना, यज्ञ नियमों तथा अन्य धार्मिक विधानों से है। अब दोस्तों यज्ञ करना मतलब हम लोगों ने दोस्तों जब बचपना थी बालपोथी का बुक पढ़ा करते थे तो वहाँ पे लिखा था य फॉर यज्ञ, य फॉर यज्ञ, य फॉर यज्ञ लिखा हुआ था भाई। इसका मतलब क्या? य फॉर यज्ञ करना, यानी जो पाठ करते थे, पूजा पाठ करते थे भाई। ठीक है। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि यजुर्वेद का संबंध हमारा यज्ञ करना भाई। यजुर्वेद का संबंध किससे दोस्तों? तो बोलेंगे सर हमारा यजुर्वेद का संबंध हमारा यज्ञ करना है। ठीक है। और इसका धार्मिक रीति रिवाज से संबंध था। सामवेद का संबंध यज्ञ के मंत्रों से है। और हमारा जो सामवेद का संबंध है भाई, जो हमारा सामवेद है, सामवेद का संबंध जो है तो हमारा संगीत से है, आप ये भी बोल सकते हैं। जबकि अथर्ववेद का संबंध हमारा दोस्तों औषधि से है, आयुर्वेदिक से है। अथर्ववेद का संबंध दोस्तों हमारा आयुर्वेदिक से है, या आप बोल सकते हैं दोस्तों हमारा जादू टोना से है। ठीक है। या तो रोग निरोग से है, औषधि से है, रोग निवारक कैसे होगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें इन 4 वेद से मिलती है भाई। ठीक है। ये 4 वेद के बारे में दोस्तों आप लोगों को संपूर्ण ज्ञान होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आती है भाई। ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट की ओर चलते दोस्तों, ब्राह्मण देखते दोस्तों। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मणों को वेद के साथ संकलन किया गया। आप सभी को पता है दोस्तों कि हिंदू धर्म में एक नियम है भाई। ठीक है। ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि सबसे पहले हमारा आता है दोस्तों ब्राह्मण, फिर हमारा क्षत्रिय, फिर हमारा वैश्य, फिर हमारा शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति दोस्तों कहाँ से हुआ है? तो बोलेंगे सर मुख से हुआ है। हमारा दोस्तों ब्राह्मण का काम क्या होता था? तो बोलेंगे सर ब्राह्मण का वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो दोस्तों हमारा 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था थे ना भाई, तो हमारा ब्राह्मण का काम था दोस्तों क्या? यज्ञ करना, पूजा पाठ करना। ठीक ना। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे, ब्राह्मणों को वेदों के साथ संलग्न किया गया। ब्राह्मणों वेद के ही भाग है। अब ब्राह्मण क्या भाई? वेद के ही भाग है। कोई ब्राह्मण जो है कोई अलग नहीं है भाई। आज हम लोग बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं भाई, ब्राह्मण कोई अलग भाग नहीं है, ब्राह्मण वेद का ही पाठ है। क्या बोलेंगे सर? ब्राह्मण जो है हमारा, ये हमारा वेद का ही पाठ है। ठीक है। आगे देखिए, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण अलग है, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण अलग है। आप जितने सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जब उठाएंगे ना तो सभी वेद का जो ब्राह्मण है वो अलग अलग है भाई। क्या बोलेंगे सर? अलग अलग है। ठीक है। यह ब्राह्मण ग्रंथ गद्य शैली में है। इनमें विभिन्न विधानों तथा कर्मकांड का विस्तृत वर्णन है। और दोस्तों ब्राह्मण में दोस्तों हमारे जितने सारे कर्मकांड है ये सारी चीजें वर्णन किया गया वेद में। ब्राह्मणों में वेदों का सार सरल शब्दों में दिया गया है। और दोस्तों ब्राह्मणों में जो हमारा वेद है
उनका जो परिभाषा है या दोस्तों उसका जो डेफिनेशन है ये एकदम साधारण भाषा में यानी हमारा एकदम सरल भाषा में दिया गया है। आगे देखिए, इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई है और इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना विभिन्न ऋषियों के द्वारा की गई है, जैसे ऐतराई तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों का उदाहरण है, याद रखिएगा। ये था दोस्तों आप लोगों का तीसरा पॉइंट जो हमारा ब्राह्मण है। चौथा पॉइंट है दोस्तों हमारे क्या, स्मृतियाँ। स्मृतियों में मनुष्य के जीवन के संपूर्ण कार्यों की विवेचना की गई है। अब जब स्मृति को उठाइएगा भाई, स्मृति में दोस्तों आपको क्या पता चलेगा, गौर कीजिएगा। स्मृति में मनुष्य के जीवन के संपूर्ण कार्यों की विवेचना की गई। मनुष्य के जितने सारे कार्य है, खाने से लेकर पीने तक, काम करने से लेकर सोने तक, सारे क्रियाकलाप को दोस्तों स्मृतियाँ में वर्णन किया गया है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है और कभी कभी दोस्तों स्मृतियां जो है इसे हम लोग कभी कभी धर्मशास्त्र भी बोलते हैं। क्या सर, कभी कभी इसे हम लोग धर्मशास्त्र भी बोलते हैं। ये वेदों की अपेक्षा कम जटिल है। वेद जैसे कॉम्प्लिकेट्स है भाई, इसी तरह से हमारा बात कर सकते हैं जो हमारा स्मृतियां हैं ये बिल्कुल सरल है भाई, बिल्कुल दोस्तों आसान है भाई। क्या बोलेंगे सर, आसान है। इनमें कहानी व उपदेशों का संकलन है। अब आप स्मृतियां उठाएंगे ना भाई, है ना भाई, तो उसमें आपको कहानी ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को कहानी के साथ साथ उपदेश, है ना भाई, कि ये आपको मैं उपदेश दे रहा हूँ कि तुम कभी झूठ मत बोलो। क्या सर, मैं आपको ये उपदेश दे रहा हूँ कि आप कभी झूठ मत बोलो। ये तो बताएगा तो दोस्तों हमारे किसमें, स्मृतियाँ में। तो बताइए क्या आप लोगों को चारों पॉइंट जो मैंने आप लोगों को अभी डिक्लाइन किया हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आ गया भाई? अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। एकदम साधारण भाषा बता रहा हूँ, इसलिए रटिए मत प्लीज़। अगर रटेंगे तो दोस्तों ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर पाओगे। ग्रेजुएशन में समझने के प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आप सोचिएगा कि एक पेज में हम लिखेंगे, 2 पेज में लिखेंगे, 4-4, 5-5 पेज में आपको लिखना होगा, तो आपको क्या लग रहा है कि हम रट के लिख लेंगे? नहीं लिख पाएंगे ना मेरे भाई। आगे देखिए, रामायण की बात करें। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। हमें और आपको क्लास 12 से ही पता है कि रामायण की जो रचना है वह महर्षि वाल्मीकि ने किया है, ठीक है। रामायण के समय, रामायण रचना के समय रामायण में 6000 श्लोक थे, परंतु समय के साथ साथ इसमें बढ़ोतरी होती गई। श्लोकों की संख्या बढ़कर 12,000 तथा उसके पश्चात यह संख्या 24,000 तक पहुंच गई है। 24,000 श्लोक के कारण रामायण को चतुर्विंशित सहस्त्रित संहिता भी कहा जाता है। पहले रामायण में दोस्तों 6000 श्लोक थी, है ना भाई। पहले रामायण में 6000 श्लोक थी, फिर दुनिया जैसे जैसे विकसित हुआ तो 12,000 श्लोक आ गया, फिर दुनिया विकसित किए तो 24,000 श्लोक हो गए। मतलब इस तरह से हमारा रामायण में श्लोकों की संख्या बढ़ता चला गया। क्या बोलेंगे सर, श्लोक की जो संख्या है वो हमारा बढ़ता चला गया, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा जाता है दोस्तों, गौर कीजिएगा। रामायण को कुल 7 खंडों में विभाजित किया गया है। एग्जाम में दोस्तों आपके पेपर में हो सकता है कि IKS के पेपर में पूछ लिया जाए, इंडियन नॉलेज सिस्टम में, या आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रामायण को कितने खंडों में विभाजित किया गया है, तो टोटल 7 खंडों में विभाजित किया गया है। कितना भाई, टोटल 7 खंडों में विभाजित किया गया है, ठीक है। बालकांड, आद्याकांड, आर्यकांड, किसनी कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तराकांड, ये 7 खंडों में दोस्तों, याद कांड नहीं भाई, 7 खंडों में विभाजित किया गया है। कई बार एग्जाम में आता है दोस्तों कि रामायण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप लोग एकदम चिल्ला चिल्ला के कहिएगा कि रामायण को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। नाम आप लोग याद रखिए दोस्तों, अयोध्याकांड, आरण्य कांड, किसकी धारकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, इसके बाद हमारा उत्तराकांड और बालकांड, ये 7 कांड आप लोग याद रखेगा रामायण के बारे में। अगला आता है दोस्तों महाभारत, जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है। महाभारत, महाभारत विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य में से एक महाकाव्य है। जैसे दोस्तों गिलगैमिस, है ना भाई, गिलगैमिस एक महाकाव्य है, क्लास 11 में पढ़े थे। रामायण एक महाकाव्य है, महाभारत भी एक महाकाव्य है। या दोस्तों आप बाइबल को उठाइए तो वो भी एक महाकाव्य है। तो इसी तरह से विश्व में जितने सारे महाकाव्य हैं, उन महाकाव्य में सबसे बड़ा महाकाव्य में से एक महाकाव्य हमारा कौन है भाई, तो महाभारत है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने किया था। क्या बोलेंगे सर, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने संस्कृत भाषा में किया था। क्या बोलेंगे सर, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने संस्कृत भाषा में किया था, ठीक है। यह एक काव्य ग्रंथ है, इसमें 5 वेद भी, इसे पांचम वेद भी कहा जाता है। 4 वेद आप लोगों ने सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो 5वां वेद दोस्तों इसको माना जाता है। ऐसा इतिहास का, ऐसा दोस्तों विद्वानों का मानना है कि ये लोगों का मानना है कि ये हमारा 5वां वेद है भाई, ठीक है ना। एक्चुअली है नहीं लेकिन माना जाता है।
इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। यह प्रसिद्ध यूनानी ग्रंथ इलियाड और ओडिसी की तुलना में काफी बड़ा है। रचना के समय इसमें 8800 श्लोक थे। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, जब हमारा रामायण की रचना हो रही थी तो 6000 श्लोक थे। जैसे जैसे दुनिया विकसित हुआ 12000 हुए, फिर दुनिया विकसित हुई तो 24000 हुए। ठीक इसी तरह से स्टार्टिंग में हमारे महाभारत की जब रचना हुई थी तो उसमें 8800 श्लोक था भाई। कितना? 8800 श्लोक थी। ठीक है, जिस कारण इसे जय संहिता कहा जाता है। कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि आखिरकार किस महाकाव्य को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, तो महाभारत को। कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24000 हो गई, जिसके कारण इसे भारत का जिसके कारण इसे भारत कहा गया। गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1 लाख होने पर इसे महाभारत कहा गया। और दोस्तों जब इसका श्लोक बढ़ के दोस्तों 24000 हो गया तो इसे भारत कहने लगा। ठीक है, जब इसके श्लोकों की संख्या बढ़ते बढ़ते जब 1 लाख श्लोक हो गया तो दोस्तों इसे गुप्त काल के सारे विद्वानों ने महाभारत का नाम दिया। क्या नाम दिया भाई? महाभारतों का नाम दिया। ठीक है ना। महाभारत को 18 भागों में बांटा गया भाई। कितने भागों में? महाभारत को टोटल हमारा 18 भागों में बांटा गया। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्रम मेघ, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक तथा स्वरंग्रोह। महाभारत में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, नीति, योग, शिल्प और खगोल विद्या इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया गया है। आप इतना अगर 18 को आप तो लिख नहीं पाएंगे तो कम से कम 5-6 याद रखेंगे और लिख लेंगे इत्यादि होंगे, इत्यादि और भी है। आप ये भी लिख सकते हैं। 18 को नाम तो आप याद नहीं रख पाएंगे तो 6-7 को याद रखेगा। बहुत आसान आसान जो आसान आसान है, आप सभा जानते होंगे, वन मतलब जंगल जानते होंगे, विराट जानते होंगे, उद्योग जानते होंगे, द्रोण जानते होंगे, भीष्म का नाम सुने होंगे, कर्ण का नाम सुने होंगे महाभारत में। तो ये सारी चीजों को लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे कि इत्यादि और भी हैं। बस इतना आपका काफी है भाई। ठीक है, चलिए सर। महाभारत के बाद दोस्तों हम लोग आते हैं पुराण, जो दोस्तों हमारा 18 है। पुराणों में सृष्टि का मतलब उत्पत्ति, सृष्टि का मतलब होता है जन्म। बंगाली भाषा में सृष्टि का मतलब होता है जन्म। ठीक है ना भाई। तो पुराणों में सृष्टि, प्राचीन ऋषि मुनियों व राजाओं का वर्णन है। पुराणों की संख्या कुल 8 है। कितना भाई? पुराणों की कुल संख्या कितना भाई? 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितना है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर 18 है। प्राचीन आख्यानों का वर्णन होने से इन्हें पुराण कहा जाता है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण तथा भगवत पुराण काफी महत्वपूर्ण है। अब 18 महत्वपूर्ण पुराण है। आपके घर में 10 गो मेंबर है तो क्या 10 मेंबर इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं मेरे भाई। आपके घर में जितने सारे मेंबर हैं उनमें से कुछ ही मेंबर होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो महत्वपूर्ण होंगे। ठीक इसी तरह से पुराणों की संख्या तो 18 है, लेकिन इनमें से 18 में से कुछ पुराण ऐसा है जो इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन है भाई? तो बोलेंगे सर जैसे हमारा आता है दोस्तों विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण तथा भगवत पुराण काफी महत्वपूर्ण है। पुराणों में विभिन्न देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप व पुण्य, धर्म, कर्म इत्यादि का वर्णन किया गया है। अब दोस्तों पुराणों को उठाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि लोग देवी देवताओं का भी पूजा पाठ करते थे और लोगों का ऐसा मानना था कि देवी देवता की पूजा करने से हमारे जितने सारे पाप है वो धुल जाता है। क्या ऐसा होता है भाई? आप लोग बताइएगा। तो मैं कहीं मर्डर कर दिया हूँ, मर्डर करने के बाद या तो किसी का घर में लूटपाट कर लिया और मंदिरों के जाकर मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मेरे पाप धुल जाएगा? कभी नहीं धुलेगा मेरे भाई। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का वर्णन है। मत्स्य पुराण को उठाएंगे तो दोस्तों सातवाहन वंश का वर्णन देखने को मिलेंगे, सातवाहन वंश का वर्णन देखने को मिलेंगे। जबकि वायु पुराण में गुप्त वंश। याद रखेगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सातवाहन वंश का उल्लेख किस पुराण में है, तो बोलेंगे सर मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। और दोस्तों आपसे पूछा जाएगा गुप्त वंश का उदय कौन सा वंश है, तो बोलेंगे सर वायु पुराण से। कार्यकांड पुराण में देवी दुर्गा का वर्णन किया गया है, इसमें दुर्गा साप्ताहिक का उल्लेख भी मिलता है। अग्नि पुराण में गणेश पूजा की विवेचना मिलती है। जो आज हम लोग गणेश पूजा कर रहे हैं, आज हम और आप मिलकर जो गणेश पूजा कर रहे हैं, ये गणेश पूजा दोस्तों किस पुराण में वर्णन है, तो अग्नि पुराण में वर्णन है। तो ये सर आप लोगों का 7 पॉइंट जिसमें हम लोगों ने पुराण के बारे में डिस्कस किए, महाभारत के बारे में डिस्कस किए, रामायण के बारे में डिस्कस किए, फिर हम लोगों ने ब्राह्मण के बारे में डिस्कस किए, वेद के बारे में डिस्कस किए, फिर हमारा दोस्तों हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य के बारे में डिस्कस किए। ठीक है भाई। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपेगी।
अब आते हैं सर बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। अब आते हैं सर क्या, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ इसके साहित्य में भी वृद्धि हुई। बौद्ध साहित्य के मुख्य अंग जातक और पीटक, याद रखिएगा। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों जातक का संबंध किससे है और पीटक का संबंध किस धर्म से है। तो बोलेंगे सर जातक हो या पीटक, दोनों का संबंध हमारा बौद्ध धर्म से है, ठीक है ना। आगे देखिए, जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्ण जन्म का वर्णन है। देखिए दोस्तों, जब हमारा महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, प्लीज मेरे बातों को सुनिएगा, जब महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था तो उससे पहले महात्मा गांधी के बारे में अनुमान जब लगाया जा रहा था तो दोस्तों वो हमारा जातक में वर्णन किया गया। भाई यह कथाएं हैं, इनमें प्राचीन भारत के समाज की जानकारी मिलती है। अब दोस्तों हमारा जो जातक है ये एक हमारा कथाएं हैं जिसमें हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। त्रिपिटक सबसे पुराना बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है दोस्तों ये बौद्ध धर्म का सबसे पुराना साहित्यिक ग्रंथ है। त्रिपिटक की रचना महात्मा बुद्ध के निवारण के पश्चात की गई। अब त्रिपिटक जो है ना भाई, ये महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद की रचना है। भाई त्रिपिटक में क्या है भाई, तो बोलेंगे सर महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, इनकी रचना पाली भाषा में की गई। बौद्ध धर्म का संबंधित दोस्तों हमारा पाली भाषा से है, तो इसका वर्णन दोस्तों पाली भाषा में की गई। 3 गो पिटक है भाई, सूत पिटक, विनय पिटक, आदिमा पिटक। याद रखिएगा, हमारा जो जातक है ये बौद्ध धर्म के हमारे गौतम बुद्ध के मरने से गौतम बुद्ध के जन्म से पहले का वर्णन किया गया है जातक में, और गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद जिसमें वर्णन किया गया है उसे हम लोग पीटक बोलते हैं। क्या भाई, त्रिपिटक बोलते हैं भाई। और ये त्रिपिटक दोस्तों कौन कौन है, सूत पिटक, विनय पिटक और आदिमा पिटक, ठीक है ना। अब आइए सर बात करते हैं जैन धर्म। क्या बोलेंगे सर, जैन धर्म से संबंधित साहित्य। अब जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। प्राचीन जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। भाई क्या बताया जाता है दोस्तों, हमारा प्राचीन जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। इसमें महावीर का द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों का वर्णन है। मतलब महावीर स्वामी ने जितने सारे सिद्धांत दिए थे, इस सारे सिद्धांतों के बारे में दोस्तों इसमें वर्णन किया गया है, इसलिए इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पूर्व कहा जाता है। आगे देखिए क्या कहा गया, यह प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। हमारे जैन धर्म का संबंध प्राकृति से है, बौद्ध धर्म का संबंध पाली भाषा से है, तो इसका यह प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। जैन धर्म साहित्य में आगम काफी महत्वपूर्ण है। भाई आगम क्या भाई, आगे डिस्कस करेंगे। आगम काफी महत्वपूर्ण है। इसके 12 अंग, आगम का 12 अंग, 12 उपांग और 10 परिकीर्णीय और 6 क्षेत्र सूत्र है। इसकी रचना जैन धर्म के श्वेतंबर संप्रदाय के आचार्य द्वारा की गई। आप दोस्तों आप सभी को पता है, जैसे हमारा महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद हमारा जो धर्म है दोस्तों जैन धर्म आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गया। एक हमारा श्वेतंबर कहलाया और एक हमारा दिगंबर कहलाया। तो दोस्तों जो हमारे श्वेतंबर थे भाई, जो हमारा श्वेतंबर थे भाई, कौन थे भाई, तो बोलेंगे सर जो हमारा श्वेतंबर थे भाई, है ना भाई, जो हमारा श्वेतंबर थे। ये श्वेतंबर जो थे ना भाई, उनका एक दोस्तों क्या था, आगम था। और ये आगम में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आगम में उन्होंने क्या किया भाई, इस आगम में 12 गो अंग, 12 गो उपांग और 10 गो परिकीर्ण की रचना किया था। ये था सर आप लोगों का जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ये क्वेश्चन को इतना डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। अब दूसरा पॉइंट आते हैं सर धर्म ग्रंथ, है ना, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के अलावा कुछ ऐसे साहित्य है जिनका ध्यान से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता भाई, ठीक है। ध्यान का मतलब क्या, मतलब मैं भगवान के प्रति विलय हो गया। ध्यान का मतलब क्या कि मैं भगवान के प्रति विलय हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान का मतलब क्या, मैं भगवान के प्रति विलय हो गया। मतलब मैं भगवान को ही सिर्फ याद कर रहा हूं, बाकी मैं किसी को भी और याद नहीं कर रहा हूं। तो धर्म ग्रंथ के अलावा कुछ ऐसे साहित्य है जिनका ध्यान से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है, इन्हें धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जैसे भाई आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा क्लास 11-12 में कि हमारा धर्मनिरपेक्ष वो देश है जिस देश का कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक ना भाई। अभी आप लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा, उसके बाद हिंदू धर्म पढ़ा, वैद पढ़ा, पुराण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, रामायण पढ़े। इन सारी चीज़ों में दोस्तों किसी न किसी धर्म से रिलेटेड था। लेकिन मेरे दोस्तों हमारे जो धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ थे ये किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं था। आपको अच्छा लगे आप मानिए, आपको अच्छा ना लगे मत मानिए, ऐसा दोस्तों हमारा धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ थे, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है,
कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य को भी दो भागों में बांटा जाता है, जैसे कल्पना प्रधान और लोक साहित्य का जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ। इसे भी दोस्तों हमारा दो भागों में बांटा गया भाई। ठीक है, कल्पना प्रधान, लोक साहित्य, जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ। अब क्या क्या इसमें आता है भाई, गौर कीजिएगा। इसमें आता है क्या, इस प्रकार के पुस्तकों में धर्मशास्त्र, मुद्रा राक्षस, कालिदास की रचना, हर्ष चरित्र, उसके बाद हमारा दोस्तों महाभाष्य, गागी संहिता, राजतरंगिणी, पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथ आते हैं, है ना भाई। इससे प्राचीन राज्यों में विद्वान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, लोगों की जीवन शैली तथा तत्कालीन समाज के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है भाई। समझ रहे मेरे बातों को। जैसे राजतरंगिणी कलहन ने लिखा है भाई, संहिता किसने लिखा आप लोग बताएंगे, मुद्रा राक्षस दोस्तों किसने लिखा आप लोग बताइएगा। तो ये सारे ग्रंथ दोस्तों हमारा किसी भी धर्म से कोई रिलेटेड नहीं था। 16वीं शताब्दी में पन्नी के एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक विद्वान था। अब हमारे 16वीं शताब्दी के दौर की अगर हम लोग बात करें तो पन्नी है ना भाई, पन्नी एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक विद्वान था। पन्नी द्वारा रचित अष्टाध्यायी, कॉपी में लिखिएगा कि अष्टाध्यायी की रचना कौन है, पन्नी। सांस्कृतिक व्याकरण है, इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समाज पर प्रकाश डाला है। मतलब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन कौन सी घटना घटी है, ये सारे चीजें आपको देखने को मिलेंगे अष्टाध्यायी में, जो हमारा पन्नी ने लिखा है सांस्कृतिक भाषा में। ठीक है ना। आगे देखिए, मौर्य काल कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। अब दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, कौटिल्य। में शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विशाखादत्त उधर रचिता मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है भाई, विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है भाई, तो बोलेंगे सर हमारा विशाखादत्त। ठीक ना। तो मुद्रा राक्षस सोमदेव द्वारा रचित कथा सरिता सरित सागर तथा क्षेमेंद्र द्वारा रचित बृहत कथा मंजरी से मौर्य काल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इन सब ग्रंथ जो अभी हमने डिस्कस किया, चाहे आप अष्टाध्याय की ले, चाहे आप अर्थव्यवस्था की अर्थशास्त्र की रचना ले, या दोस्तों कथा रहित सागर की बात करें, क्षेमेंद्र की बात करें, या बृहत कथा मंजरी की बात करें, इन सारे पुस्तकों में दोस्तों हम लोग को मौर्य काल के बारे में विस्तारित पूर्वक जानकारी प्रदान करता है भाई। क्या बोलेंगे सर, मौर्य काल के बारे में विस्तारित पूर्वक जानकारी प्रदान करता है सर। ठीक है भाई, चलिए सर अब आते हैं सर हमारा अगला देखिए। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों हमारा आता है क्या, अगला क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, गौर से देखिएगा भाई। ठीक है ना। मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। और दूसरी बात आप लोग याद रखिएगा, सेमेस्टर 1 में जितना आप लोगों को समय मिला है, इतना समय आपको सेमेस्टर 2 में नहीं मिलेगी। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपसे सीनियर जो है एक बार उनसे पूछेगा कि जब आप सेमेस्टर 1 का एग्जाम दिए थे तो कितना दिन के बाद एग्जाम हुआ था, तो वो कहेंगे 3 महीना के बाद ही हमारा एग्ज़ाम हो गया था। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको सही कह रहा हूँ। सेमेस्टर 2 का जो एग्ज़ाम है वो कभी वेट मत कीजिएगा कि रिजल्ट आएगा सेमेस्टर 1 का तभी हम सेमेस्टर 2 की प्रिपरेशन तैयारी करेंगे। मेरे दोस्तों अगर इस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेमेस्टर 2 में क्रॉस होने की संभावना ज़्यादा होगी। इसलिए जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगी, रिजल्ट आने में 1 महीना से 1.5 महीना लगेगा समय, तो उस दौरान आप सेमेस्टर 2 की क्लासेस शुरू कर देना है। और हमारे एप्लीकेशन में सेमेस्टर 1 की तरह 15 मई से सेमेस्टर 2 की क्लासेस चलेगी। मेरे बात को गौर से सुनिएगा, 15 मई से सेमेस्टर 2 की क्लासेस चलेगी। और स्टार्टिंग से ही मैं सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन को बताऊंगा। क्यों भाई, क्योंकि 3 महीना के अंदर ही हम लोगों को सिलेबस समाप्त करना है। इसलिए आप लोग जितने सारे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि मुझे सर सेमेस्टर 2 में तैयारी जम के करना है, सेमेस्टर 1 में नहीं कर पाए या किए थे लेकिन इससे भी अच्छा मार्क्स लाना है, तो आप लोग 15 मई से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे भाई। ठीक है ना। बिना देर किए सारे चीज़ों को दोस्तों सिलेक्टेड रूप में ही बताया जाएगा, चाहे मेजर माइनर कुछ भी हो। अब आते हैं सर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या है सर। अब आते हैं सर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या बोलेंगे सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं। गौर कीजिएगा, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास की व्याख्या करें। यानी प्राचीन भारत के जितने सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है भाई, साइंस और टेक्नोलॉजी है भाई। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी, इसके बारे में दोस्तों विस्तार पूर्वक क्या करना है भाई, वर्णन करना है। सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों लिखना होगा क्या, इंट्रोडक्शन, जिसे हम और आप दोस्तों भूमिका के नाम से जानते हैं, या भूमिका की जगह आप
प्रस्तावना के नाम से भी दोस्तों आप लोग जानते होंगे, है ना। लेकिन आप भूमिका लिखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। लिखने का तरीका होना चाहिए, आप कैसे लिखना है। ग्रेजुएशन में कॉपी में बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जहां पे आप लोगों को विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा। डोंट वरी, इसके लिए एकदम बेफिक्र होकर आप लोग तैयार रहिए भाई, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोगों को इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। क्वेश्चन पहले समझिए कि प्राचीन भारत में साइंस थी तो कैसे उन लोगों ने साइंस का आविष्कार किया। अगर टेक्नोलॉजी का प्रावधान था तो प्राचीन भारत के इतिहास के लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया, इसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं दोस्तों, गौर से सुनिएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मतलब आज जो हमारा भारतीय संस्कृति है ना भाई, भारत की जो कल्चरल है ना भाई, ये हमारा, जी हाँ, साइंस और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है ना भाई। जैसे मैं और मेरा वाइफ से ही मेरा बच्चा जुड़ा हुआ है। मेरा शादी नहीं हुआ है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को मिल जाएगा कहीं तो बताइएगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी भी हाल में 2026 में ही करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कष्ट होती है भाई। तो वो मेरा क्या भाई, मेरा अभिन्न अंग है। मतलब मेरा जो बेटा है मेरा और मेरे वाइफ से ही जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह से भारत की जो संस्कृति है वो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। क्या बोलेंगे सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। आज का युग विज्ञान का युग है, बिल्कुल भाई। हमें और आपको बहुत पहले से ही पता है कि आने वाला दौर और भी जब डेवलपिंग होगा तब विज्ञान का और दौर आएगा। लेकिन आज का जो युग है ये हमारा वैज्ञानिक दौर है भाई। क्या बोलेंगे सर, ये हमारा साइंस का दौर चल रहा है ना भाई, साइंस का युग है। आदिकाल से लेकर अब तक मनुष्य ने जितने भी प्रगति की है, अब आदिकाल मतलब प्राचीन काल, आदिकाल का मतलब अरे उस काल के बारे में बात कर रहा है जब मनुष्य जो है ना भाई शिकार करके भोजन प्राप्त करते थे। आदिकाल का मतलब उस काल की बात कर रहा है जब मनुष्य पेड़ पौधे के पत्तों को तोड़कर अपने भोजन क्या करते थे। तो आदिकाल से लेकर के वर्तमान तक मनुष्य ने जितने सारे प्रगति की है वह सब विज्ञान की देन है। वो सारी चीजें क्या भाई, विज्ञान की देन है। चाहे आप दो पत्थरों को रगड़ने से आग का ही आविष्कार क्यों ना हो जाए पुरापाषाण काल में, लेकिन वो भी हमारा साइंस का ही देन है। तो वही कह रहा है कि आज का युग विज्ञान का युग है। आदिकाल से लेकर के अब तक मनुष्य ने जितने सारे प्रगति की है, ये सारे प्रगति की अगर हम बात करें तो ये हमारा किसका देन है, विज्ञान का ही देन है भाई, ठीक है ना। आइए, विज्ञान ने हमें अनेक सुख सुविधा प्रदान किया है। और विज्ञान ने हमें क्या किया भाई, अनेक सुख सुविधा प्रदान किया भाई। क्या बोलेंगे सर, विज्ञान ने हमें अनेक सुख दिया भाई। नहीं, अब दोस्तों विज्ञान अगर नहीं होता तो आपको लगता है कि हम और आप यहाँ पे जुड़ पाते? आपको लगता है दोस्तों कि आप घर बैठे पढ़ सकते थे? आपको लगता है कि मैं घर बैठे पढ़ा सकता था? नहीं ना भाई, क्योंकि विज्ञान ने ही दोस्तों हमारा मोबाइल का आविष्कार किया, बोर्ड का आविष्कार किया, जिस कारण से आप घर में हैं, मैं भी घर में हूँ, और आप एक बार पैसा पे किए, आप छांव में बैठकर अच्छी तरह से हमारे क्लासेस देख रहे हैं। ये किसका देन है भाई, विज्ञान का देन है भाई, समझ रहे हैं। आइए आगे देखिए दोस्तों, विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। अब हम लोगों को देखना है दोस्तों साइंस क्या है। तो विज्ञान का अर्थ विशिष्ट ज्ञान है। विशिष्ट का मतलब होता है क्या, विशेष ज्ञान। अब ये कलम आपको मिल गया, इस कलम के बारे में पोस्टमार्टम करना है भाई, इस कलम के बारे में पोस्टमार्टम करना है, तो इसको बोलते हैं विशिष्ट ज्ञान, है ना भाई। कि विज्ञान का अर्थ विशिष्ट ज्ञान होता है, किसी वस्तु के बारे में व्यवस्थित और विशेष प्रकार का ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। कोई वस्तु मिल गया, ये हमारा पेन है भाई, इस पेन के बारे में दोस्तों जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि ब्लैक कलर का क्यों बनाएगा, इतना मोटा क्यों है, इतना भारी क्यों है, इतना महंगा क्यों है भाई, इतना छोटा सा कलम का 6,000 रुपया दाम क्यों है भाई। इसके बारे में जब हम लोग पूरा डिटेल्स में चले जाते हैं ना भाई, उसी को बोलते साइंस, उसी को बोलेंगे क्या भाई, साइंस। अब आते सर आगे, विज्ञान की परिभाषा। अगर हम विज्ञान की परिभाषा के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, विज्ञान की परिभाषा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो विज्ञान शब्द बी प्लस ज्ञान शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान शब्द का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, है ना भाई, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़े होंगे संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद जब हम लोग करेंगे तो विज्ञान दो शब्दों में टूटता है भाई। एक हमारा वी प्लस ज्ञान, क्या सर, वी प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, अर्थात किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करके उसे सही तरीके से लागू करना एवं किसी भी वस्तु का सही आकलन एवं उसका विश्लेषण करना है विज्ञान कहलाता है।
मैंने अभी आपको क्या बताया कि कलम है पोस्टमार्टम के ब्लैक क्यों बनाया गया, इतना लंबा क्यों बनाया गया, इसके पीछे रबड़ क्यों लगाया गया, इतना दाम क्यों है, इतना भारी क्यों बनाया गया। इसके बारे में दोस्तों जब हम लोग विभिन्न प्रकार के पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं भाई क्या, विज्ञान। क्या बोलते हैं भाई, विज्ञान। ठीक है, अब आते दोस्तों टेक्नोलॉजी क्या है सर, है ना भाई, नहीं बोलते टेक्नोलॉजिया, वही बोल रहा है सर टेक्नोलॉजी क्या है सर, है ना। तो प्रौद्योगिक का अर्थ, प्रौद्योगिक का मतलब होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रौद्योगिक का अर्थ होता है, अगर आप लोगों ने दोस्तों क्लास 10 में आपके स्कूल में लेबोरेटरी था, प्रयोगशाला था, तो आप लोगों को पता होगा किसी भी चीज, आज जो हम नमक बनाते हैं NaCl, है ना भाई, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो आपके स्कूल में देखिएगा सोडियम लाया और क्लोराइड लाया, सोडियम लाया और क्लोराइड लाया, सोडियम और क्लोराइड को मिलाया और दोस्तों इसका निर्माण नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड। तो इसको बोलते हैं प्रयोगिक। क्या बोलते हैं सर, प्रयोगिक, है ना भाई, जो प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है। तो प्रयोगीकरण एवं प्रयासों से उत्पन्न उत्पादन को प्रौद्योगिक कहते हैं। जैसे प्राचीन समय के लोग पत्थरों में आग जलाया करते थे, बिल्कुल भाई, प्राचीन काल के जितने सारे लोग थे वो आग जलाया करते थे, ऐसे ना भाई, इस तरह से करके क्या करते थे भाई, हमारा आग जलाया करते थे, है ना भाई, आग जलाया करते थे। परंतु आज माचिस तथा लाइटर आ गया भाई, ये क्या भाई, प्रौद्योगिकी के देन है भाई। आज हमारा माँ और बहनों को कहेंगे कि पहले जमाने के लोग पत्थरों से आग लगाते थे, बट पगला कहेंगे, पढ़ लिख के पगलागिरी कर रहा है, दिमाग उमाग हो रे, पत्थर से आग लहरते रे, तर दिमाग में उड़ी गए कि रे तू ज्यादा पढ़ ले कि, इस तरह से बोलेंगे हमारी माँ और बहनें, है ना। बोलते आग सिर्फ लहरता है जब एक माचिस को रगड़ा जाता है, समझे मेरे भाई, लेकिन उन लोगों को कौन समझाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा प्रौद्योगिकी का विकास हुई। अब आगे देखिए, प्राचीन भारत में विज्ञान का विकास कैसे हुआ। प्राचीन भारत में विज्ञान का मतलब हमारा साइंस का विकास कैसे हुआ, गौर कीजिएगा भाई, साइंस का विकास कैसे हुआ। तो आइए सर, सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के साथ किया गया। अब यहां पे थोड़ा सा आप चले जाइए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, प्लीज आप थोड़ा सा आ जाइए दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता पूरे विश्व का पहली शहरी सभ्यता थी, हाँ या ना, पूरे विश्व का शहरी सभ्यता थी भाई सिंधु घाटी सभ्यता। अब एक बात बताइए, हम किसी भी जगह को, हम आपके गांव को शहर के नाम दे दिए, क्यों दिए, इसके पीछे कारण होती है, क्योंकि वहाँ की सारी चीज़ें डेवलपिंग हुआ है, वहाँ के नाली का जो प्रावधान है, वहाँ का जो घर बनाने का जो प्रावधान है, वहाँ की जितनी सारी चीज़ें हैं वह टेक्नोलॉजी के माध्यम में क्या है भाई, ऊंचा है। इसी कारण से गांव का नाम बदल के शहर रखा गया, नाम बदल के नहीं, जगह का। समझ रहे बातों को। तो वही कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के साथ किया गया था। चौड़ी सड़कें थी, सड़क के दोनों किनारे नली बना हुआ था, जिस नली के ऊपर चबूतर बनाए जाते थे, जिस चबूतर पर बैठकर लोग आराम किया करते थे। घर की नली को मुख्य नली के साथ जोड़ करके घर के सारे गंदे पानी को शहर से बाहर निकाला जाता था। ये किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता था, है ना। चौड़ी सड़कें, ढकी हुई नलियां का निर्माण और पानी की निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वे स्केल और नाप तोल की प्रमाण का प्रयोग किया। वो लोग दोस्तों स्केल, आज जो हम लोग स्केल का इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरह से जो हमारा स्केल बना होता है, ये स्केल का भी दोस्तों ये लोगों ने क्या किया भाई, प्रयोग किया है। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। जो आज हम लोग 1 kg आटा, 2 kg आटा, ये जो प्रमाण है ना भाई, इसका भी दोस्तों ये लोगों ने प्रयोग किया है। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। उस समय मूर्ति कला और धातु कला का विकास हो चुका था, और हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस समय दोस्तों हमारा मूर्ति कला और हमारा जो है धातु कला का भी विकास हो चुका था। उन्नत कोटि के आभूषण, मोहरे और मूर्तियां मिली है। अब उन्नत कोटि के आभूषण, मोहरे और मूर्तियां मिली है। स्नानागार, अन्नागार और उच्च कोटि के भवनों के अवशेष मिले हैं। अब दोस्तों विशाल स्नानागार जो हमारा मोहनजोदाड़ो से मिला है। विशाल स्नानागार का मतलब क्या है सर, जो हमारा विशाल स्नानागार है वो हमारा मोहनजोदाड़ो से मिली है।
मेरे बातों को समझिए, मोहनजोदाड़ो से मिली है। अब दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि विशाला स्नानागार, साथ ही साथ अन्नागार, अन्नागार का मतलब होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हमारा अनाज को उत्पादन करते थे, इसके लिए एक अलग से कमरा बनाया गया था, अलग से घर बनाए गए थे, जिस घर को हम लोग अन्नागार बोलते थे, जहां पे अनाजों को रखा करते थे। ठीक है, आगे देखिए, कुएं, पक्की हुई ईंटें, बंदरगाह, नगर के अवशेष मिले हैं। अब दोस्तों जब आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर आप लोगों ने क्लास 12 में दिल खोल के पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दोस्तों कि वहाँ पे हमारा कुआं पक्की ईंटों के द्वारा घर बनाया गया था, पक्की ईंटों के माध्यम से ही नल्ली का भी निर्माण किया गया था। समझिए मेरे बात को। तो इसका अवशेष हमें देखने को मिला। ये किसकी देन है भाई? तो बोलेंगे सर साइंस का डेवलपमेंट है, विज्ञान का क्या भाई? डेवलपमेंट है। आगे देखिए, विज्ञान के भागों का विकास। अब मैं आपको बताना चाहूँगा विज्ञान के भागों की अगर हम लोग विकास की बात करें तो प्राचीन भारत में भौतिक विज्ञान यानी हमारा फिजिक्स जो है भाई, फिजिक्स साइंस है हमारा, फिजिक्स। एक हमारा होता है सर केमिस्ट्री, दो आता है सर, एक हमारा फिजिक्स, एक हमारा केमिस्ट्री। गौर कीजिएगा, पहला पॉइंट, प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र का विकास औषधि शास्त्र के सहयोग के रूप में हुआ। आज जो हमारा दोस्तों औषधि है भाई, औषधि का मतलब क्या है दोस्तों? तो दवा, क्या बोलेंगे सर? दवा, दुआ नहीं भाई, दवा। दुआ मतलब इस तरह होता है, दवा का मतलब जो हमारा बॉडी में कोई भी बीमारी को दूर करती है। ये जो दवा का आविष्कार हुआ था ना भाई, ये हमारा केमिस्ट्री की देन है। ये प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमारा केमिस्ट्री था, जो हमारे केमिस्ट्रियन थे, उन लोगों ने दोस्तों औषधि का निर्माण किया, जिस औषधि का इस्तेमाल से लोगों के शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारी को दूर किया जाता था। ठीक है, चलिए, इसे रस विद्या या रसायन शास्त्र कहा जाता है। और दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में याद रखिएगा, इसे रस विद्या या रसायन शास्त्र कहा गया। विद्वानों ने औषधि, आयुर्वेद, रसायन विष और उससे प्रतिकार आदि के निर्माण पर ध्यान दिया। यह रसायन यज्ञ अलग अलग प्रकार के अम्ल, क्षारीय और धातु लवण बनाने में सफल रहा। आपको पता होगा दोस्तों कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे भाई केमिस्ट्री में? तो केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा होगा भाई अम्ल, क्षारीय, लवण। अम्ल क्या है, क्षारीय क्या है, लवण क्या है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है भाई, आगे देखिए पॉइंट नंबर दोस्तों हमारा चौथा में कि कनिष्क के समकालीन बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन रसायन शास्त्र में निपुण थे। अब दोस्तों आप जब कनिष्क को उठाएंगे भाई, कनिष्क जो हमारा कुषाण वंश के शासक थे, तो कनिष्क जो थे ना भाई, ये बहुत चर्चित हमारा एक प्रकार का साइंटिस्ट था। कहाँ? प्राचीन काल में। क्योंकि दोस्तों उन्होंने जो हमारा कनिष्क के समकालीन बौद्ध दार्शनिक जो हमारा नागार्जुन थे ना भाई, ये भी हमारे केमिस्ट्रियन थे। ठीक है, राजा कौन भाई? तो हमारा नागार्जुन। तो इतना आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है भाई। आगे देखिए, नागार्जुन ने रस रत्नकार नामक ग्रंथ लिखा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि रस रत्नकार पुस्तक किसने लिखा है? रस रत्नकार पुस्तक किसने लिखा है? तो नागार्जुन ने। ठीक है, इस ग्रंथ में उन्होंने सोने, चांदी, तांबा और लोहे भस्मों से विभिन्न रोगों का इलाज का खोज किया। अब जो हमारा नागार्जुन चचा है, हमारा जो नागार्जुन चचा है, ये नागार्जुन चचा लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इन सारे चीज़ों को पिघाल के मनुष्य के अंदर में होने वाले, मनुष्य के शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज करते थे। आज हम लोगों का जैसे दोस्तों, आज हम लोग क्या खाते भाई? दवा खाते हैं, है या नहीं? दवा खाते, जो भी बीमारी होती है हम लोग दवा खाते हैं। लेकिन नागार्जुन, प्राचीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करें, उस जमाने में कोई भी व्यक्ति की कोई भी बीमारी होता था ना भाई, तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा को पिघाल के ना भाई नागार्जुन इसका दवा बनाते थे। क्या बनाते थे भाई? दवा बनाते थे। समझे मेरे बात को? ठीक ना। नागार्जुन ने पारा यानी जिसे हम लोग मरकरी बोलते हैं, पारा की खोज की थी। और नागार्जुन जो आज हम लोग बार बार मरकरी, जो हम लोग पारा पढ़ रहे हैं भाई, ये पारा का भी दोस्तों खोज किसने किया है? तो नागार्जुन चचा ने। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र का विकास। अब आते हैं दोस्तों प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन का विकास कैसे हुआ? तो बोलेंगे सर प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई भाई, मतलब बहुत ही अच्छा था। आज जैसे डॉक्टर, पता है मेरे दोस्त, डॉक्टर से हमारा विश्वास उठ गया। हाँ, इसके पीछे बहुत बड़े रीजन है, बस आपको इतना बताना चाहूंगा कि आपसे बड़े डॉक्टर कोई नहीं है। डॉक्टर का काम है सिर्फ पैसा लुटना। डॉक्टर के अंदर में जो दिल है ना भाई, वो दिल कोई मनुष्य का नहीं है। मनुष्य का दिल होता है कि अगर कोई व्यक्ति तड़प रहा है तो दोस्तों मैं उसे देख कर पूछूंगा जरूर कि क्या हुआ है।
उसकी मैं मदद करने के प्रयास करूंगा। लेकिन डॉक्टर जब कोई व्यक्ति तड़पता है, जब ऑपरेशन की बारी आता है, उसके घर वाले बोलते हैं कि सर जल्दी से ऑपरेशन कीजिए, तो कहता है पहले पैसा जमा करो। मतलब इससे क्या पता चला कि डॉक्टर को सिर्फ पैसा से प्यार है ना भाई। चलिए सर, तो प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई। दूसरा पॉइंट सर, ऋग्वेद में अश्विन कुमारों को कुशल वैद्य बताया गया जो अपने औषधियों से रोगों का इलाज करते। मतलब प्राचीन भारत में विभिन्न प्रकार के इतिहासकार आए और दोस्तों उन्होंने विभिन्न प्रकार की औषधि का निर्माण किए और मनुष्य के अंदर में होने वाले अलग अलग बीमारियों को दूर करने का प्रयास किया। तीसरा पॉइंट से, प्राचीन काल में शव मतलब लाश परीक्षण भी किया जाता था। शव को खराब होने से बचाने के लिए तेल में डुबो कर रखा जाता है। आज जैसे दोस्तों हम अपने घर में कोई भी व्यक्ति लाश हो जाते हैं, लाश बन जाते हैं, तो उसको हम लोग बर्फ पे रखते हैं। कोई अगर दूर दराज का होते हैं या कोई उसका बेटा हो या बेटी हो जो दूर दराज का होता है ना भाई, जो दूर दराज का होते हैं वो आ नहीं पाते हैं, तो बोलते हैं ना कि बॉडी को रखो, फिर बोलते हैं लोग कि स्मेल करेगा, तो चलो भाई बर्फ में रख देते हैं। आज तो फ्रिज भी आ चुका है, तो बर्फ में रख देते थे, है या ना। क्या करते थे भाई, बर्फ में रख देते थे। वही अब से कह रहा है यहाँ पे कि प्राचीन काल में शव जो थे ना भाई, लाश, ये लाश को दोस्तों क्या किया जाता भाई, परीक्षण किया जाता था, टेस्टिंग किया जाता था, कैसे मरा है। लाश को खराब होने से बचाने के लिए तेलों पर डुबो कर रखा जाता था भाई। क्या सर, लाश को, जो हमारा खराब लाश है, लाश को खराब होने से बचाने के लिए तेलों में डुबो कर रखा जाता था। यह प्राचीन भारत के इतिहास का प्रमाण है। प्राचीन भारत में कई प्रसिद्ध चिकित्सक हुए, जैसे हमारे जीवक, आत्रेय, चरक, श्रुति और धन्वंतरी। ये दोस्तों हमारे विभिन्न प्रकार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, मतलब विभिन्न प्रकार के चिकित्सक क्या भाई, डॉक्टर थे। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं, सॉरी अगला पॉइंट पे, ज्योतिष और खगोल शास्त्र। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, है ना भाई, एस्ट्रोनॉमी और हमारा खगोल शास्त्र के बारे में, सॉरी हमारा ज्योतिष से, है ना भाई, जो एस्ट्रोलॉजर है, और एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो पहला पॉइंट, खगोल शास्त्र के अंतर्गत अंतरिक्ष और ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता था। अब दोस्तों खगोल शास्त्र के जो ब्रह्मांड का अध्ययन करता था, आज बारिश होगा या नहीं, आज धूप उगेगा या नहीं, आज छांव होगा या नहीं, इसके बारे में दोस्तों अंदाजा लगाते थे। समझ रहे बातों को। आगे देखिए, ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवाणी करते थे, भविष्यवाणी, और आज भविष्यवाणी के नाम पे ठगे जा रहे हैं, है ना भाई। एक जमाना था कि लोग भविष्यवाणी जो करते थे उस पर भी विश्वास रखते थे, है ना, लेकिन आज भविष्यवाणी करने वाले लोग ही दोस्तों ठगेदार निकल गया। वो क्या भविष्यवाणी करेंगे, सही कह रहा ना भाई। तो ज्योतिष और खगोल शास्त्र का गहरा संबंध है दोस्तों। हमारा प्राचीन भारत में ज्योतिष और जो हमारा खगोल शास्त्र है, इसका क्या बोलेंगे भाई, इसका हमारा गहरा संबंध था प्राचीन भारत से। प्राचीन काल में ज्योतिष का प्रयोग यज्ञों के मुहूर्त और समय के निर्धारण में किया जाता था। ज्योतिष, अब दोस्तों प्राचीन काल में ज्योतिष जितने सारे थे, हमारे एस्ट्रोलॉजर थे। ये एस्ट्रोलॉजर, यज्ञ का मतलब होता है ना पूजा पाठ करना। जैसे आप हमारा नया घर बनाया हूँ, इस नया घर का मुझे पूजा पाठ करना है, इस नया घर का मुझे पूजा पाठ करना है, तो पूजा पाठ करने के लिए हमारे एस्ट्रोलॉजर एक मुहूर्त निकालते थे कि फलना डेट में, फलना तारीख में, फलना समय में ही होगा, बाकी समय पे नहीं होगा। समझिए मेरे बातों को। आगे देखिए, प्राचीन भारत में गणित का विकास, है ना भाई। प्राचीन भारत में जो हमारा गणित है भाई, मैथमेटिक्स, आप में से कितने बच्चों को दोस्तों मैथ से डर लगता है, बताइए। चलिए सर, आप बताते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल भाई, मैं आप लोगों को क्लास 12 में ही जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी भाई, वह लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। आज तक की अगर हम बात करें, कोई भी नहीं पढ़ पाया। ठीक है, याद रखिए पहला पॉइंट। वहां पर मिले अवशेषों से उस समय गणित के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। वहां के अवशेष, एक वाट मिला था भाई, क्या बोलेंगे सर, बाट मिला था, क्या बोलेंगे सर, बाट। तो बाट के अवशेषों से हम लोगों को ये पता चला कि वहां के लोग जो है दोस्तों नाप तोल का भी इस्तेमाल क्या करते थे, यानी वो लोग गणित का भी इस्तेमाल क्या करते थे। पॉइंट नंबर दूसरा, सिंधु सभ्यता से बाट, माप तोल का उपकरण भी मिले हैं। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, सिंधु सभ्यता में लंबाई मापने के लिए स्केल प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में लंबाई को मापने के लिए, लंबाई को अगर कोई मापना चाहेंगे तो इसके लिए दोस्तों स्केल का प्रयोग किया जाता था। किसका मेरे भाई, तो बोलेंगे स्केल का प्रयोग किया जाता था। एक बार बताइए, क्या रसगुल्ला आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? मैं उम्मीद करूँ कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, आगे देखिए, उस समय जिस तरह से नगरों का विकास किया गया था तथा ईंटों की अगर हम बात करें, ईंटों का जो हमारा रेशियो था ना भाई, ईंट इतना बड़ा बड़ा था, ईंट की रेशियो की बात करें, लंबाई था दोस्तों हमारा 4, है ना भाई, चौड़ाई था हमारा 2, और ऊंचाई, अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 1 था भाई। इस तरह से हमारा ईंट होती थी भाई। ठीक है, मोहरों के लिए 2.8 से मित्र का प्रयोग किया गया था। इससे पता चलता है कि उन्हें रेखांकित का ज्ञान था। रेखांकित का मतलब वो लोग माप तोल का भी इस्तेमाल करते थे। इसके बाद दोस्तों जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग होते थे वो लोग रेखांकित मतलब दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि वो लोग जैसे सेंटीमीटर और मीटर का इसका भी माप का इस्तेमाल क्या करते थे भाई। सॉरी भाई। आगे देखिए, प्राचीन भारत में प्रौद्योगिकी का विकास, है ना भाई, प्राचीन भारत में प्रौद्योगिकी का विकास, डेवलप ऑफ टेक्नोलॉजी। पाषाण काल, पहला पॉइंट, पाषाण काल से प्राप्त उपकरण उस समय के प्रौद्योगिकी विकास को दिखाता है। दूसरा पॉइंट अगर बात करें, इस समय के जो उपकरण प्राप्त हुए वे क्रोड, सल्क, फ्लैक और फ्लक, है ना, के बने होते थे। उस समय के साथ साथ इनके निर्माण का तरीका उन्नत हो गया। तीसरा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, औजार का उपकरण के प्रारूप के आधार पर इस काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्वार्टर्ज हो, जिप्सम हो, चाट हो, फ्लिंट हो आदि पत्थरों का उपयोग हमारा पुरा पाषाण काल में हुआ था, है ना भाई। पहले की तुलना में लघु पाषाण काल का उपकरण मिला। इसके बाद हमारा नव पाषाण काल, औजारों पर पॉलिश, मिट्टी के बर्तन, पशुपालन, भेड़ पालन का भी प्रमाण हमें कहाँ से मिला, तो नव पाषाण काल से। यह था दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से एक बार कमेंट करें, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया भाई? जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक बार आप लोग कह दीजिए कि वाकई में सर हम लोगों को यहाँ तक बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया है भाई। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य। याद रखिएगा, यानी दोस्तों प्राचीन भारत में जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य है दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है भाई, डिस्कस करना है। तो दोस्तों क्या आप लोग चाहते हैं कि क्लास को कंटिन्यू रखा जाए या मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊं? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट करें। पैर धर जाता है भाई, हालत खराब हो जाता है, जल्दी बताइए। खड़ा हो के ना एकदम, अभी बता दूं, कंटिन्यू करूं? डोंट वरी, ठीक है भाई, कंटिन्यू करता हूं, एकदम बेफिक्र होके आप लोग देखिए भाई। ठीक है, मैं थक जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। रिजल्ट के दिन सिर्फ केक खिला दीजिएगा भाई, है ना। रिजल्ट के दिन में क्या करें, सिर्फ केक खिला दीजिएगा, हमारा वसूली हो जाएगा, है ना, हमारे क्या हो जाएगा, वसूली हो जाएगी। बस रिजल्ट के दिन में क्या खिला देना भाई, केक खिला देना। कोई भूलेंगे नहीं उस समय कि सर नहीं खिलाएंगे, ठीक है ना। कौन कौन खिलाने के लिए तैयार है? नहीं भाई मत खिलाइए, आप लोग ऐसे ही दोस्तों गरीब घर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए सर, अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों क्या, तो बोलेंगे सर प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य क्या है सर? प्राचीन जो हमारा भारत है इसमें दोस्तों 2 चीज़ों के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। पहला अगर हम लोग बात करें व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड और वाणिज्य, है ना भाई। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कैसे दोस्तों हम लोग जहाज़ों के माध्यम से एक देश के सामानों को दूसरे देश में, दूसरे देश के सामानों को अपने देश में, यानी आयात और निर्यात कैसे करते हैं, आदान प्रदान कैसे करते हैं, इसके बारे में दोस्तों आपको डिस्कस करना है। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्राचीन भारत के इतिहास में साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे हुई, इसके बारे में डिस्कस किए। अभी आप लोगों को जो डिस्कस करना है वो है दोस्तों आप लोगों का कि प्राचीन भारत के इतिहास के लोग वाणिज्य और व्यापार क्या करते थे, है ना भाई, कमर्शियल और हमारा ट्रेडिंग कैसे करते थे। बिल्कुल सानिया, एकदम डोंट वरी, मैं वो भी करवाऊंगा, डोंट वरी सानिया, एकदम टेंशन मत लो। देखिए भूपृष्ठीय भूमि, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भाई क्या, भूमिका। माना जाता है कि भारत व्यापार 600 ईसा पूर्व से पहले ही अस्तित्व में है भाई, अस्तित्व में। थोड़ा सा मिस्टेक प्रिंट है, ठीक है, मैं सही कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भूमिका लिखेगा, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग क्या लिखेगा, भूमिका, ठीक है, गौर कीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि भारत में व्यापार 600 ईसा पूर्व से ही अस्तित्व में आया है। आज जो हम लोग विदेशी व्यापार जो पढ़ते हैं ना भाई, ये ऐसा माना जाता है प्राचीन इतिहास में कि 600 ईसा पूर्व से पहले ही भारत में व्यापारों का अस्तित्व था, ठीक है ना। इसमें भारत से दुनिया के अन्य हिस्सों में मसाले, धातु और यहाँ तक कि वस्तुओं का निर्यात शामिल है। भारत से दुनिया के जितने सारे देश हैं, भारत से हम अगर
वस्त्र की बात करें, मतलब हमारा वस्त्र की मतलब सूती कपड़े की बात करें वस्त्र का, या दोस्तों हम मसाले की बात करें, या कोई धातु हो लोहा लक्कड़ में, सोना चांदी में, इसका दोस्तों अन्य देश भारत से क्या करते थे, निर्यात करते थे। ठीक है, शुरुआत में व्यापार की जाने वाली मुख्य वस्तुएं जैसे सोना थी और फिर अंततः मसाले और कीमती धातुएं थी। पहले जो हमारे देश के साथ अन्य देश से जो जुड़ा हुआ था ना भाई, वो पहला व्यापार क्या था, हमारा सोना। इसीलिए भारत को सोने का चिड़ियाघर कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, इसीलिए भारत को सोने का चिड़ियाघर कहा जाता है। फिर से सुनिए, इसलिए भारत को सोने का चिड़ियाघर कहा जाता है क्योंकि भारत में सोने का भंडार हुआ करता था, जिस सोने के भंडारों से विदेशी लोग हमारे देश के सोने को लेकर के अपने देश लेकर चले जाते थे। इसीलिए प्राचीन भारत के इतिहास में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोगों को यह प्रमाण मिलता है कि प्राचीन भारत में सबसे पहले भारत ने सोने का ही व्यापार किया था। समझ में आ रहा ना बाबू लोग? हाँ दादा रे, हम उम्मीद करियो ना रे भाई हमार बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। सच बोलिया दादा, नहीं कहा भी तो तोहनी के पाप लगतो रे दादा, सच कहा यू तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही ना रे भाई, कथाड़ा बुझते पाछो तो भाई बोल रहा। चलिए मेरे भाई, अब मैं आपको बताता हूं, हालांकि सबसे अधिक कारोबार वाली वस्तु कपड़ा था। आप सभी को पता है जब हमारे देश गुलाम थे अंग्रेजों का, उस समय अंग्रेज लोग भारत से उन्हीं सूतियों को उठा करके अपने देश ले जाते थे और अपने देश में सूती वस्त्र बना के भारत में ही दोस्तों अधिक दामों पर बेचते थे, है ना भाई? याद रखिए, भारत में क्या करते थे, अधिक दामों पर बेचा करते थे। हालांकि सबसे अधिक कारोबार वाली वस्तु कपड़ा थी। पाटलिपुत्र, उज्जैन और पुरहार जैसे शहर प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और उस समय दोस्तों पाटलिपुत्र हो या उज्जैन या पुरहार जैसे जो शहर थी, ये हमारे व्यापारों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है, शहरों और देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कई मार्ग शुरू किए गए। शहरों और देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए मेरे दोस्तों कई मार्ग शुरू किए गए। इनमें सबसे प्रसिद्ध सिल्क रूट शामिल है, जिससे जो दोस्तों भारत को चीन और रोमन साम्राज्य से जोड़ता है। अब हमारा जो सिल्क रूट है ना भाई, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व में जितने सारे देश हैं सभी देश को व्यापार करने के लिए दोस्तों आसान बनाया। कौन? हमारा सिल्क रूट। ठीक है, जो भारत को चीन और रोमन साम्राज्य से जोड़ता है, जो भारत को चीन और रोमन साम्राज्य से जोड़ता है। कौन? सिल्क रूट। ठीक है, प्राचीन भारत में व्यापार। अब आते सर प्राचीन भारत में मेरे दोस्तों जितने सारे एरो है ना भाई, ये आप लोग मजाक मत बनाइएगा। एरो का मतलब होता है पॉइंट, जैसे ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। ठीक है ना, तो भारत 2600 ईसा पूर्व से व्यापार में समृद्ध है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, जब हमारा हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ था, गौर कीजिएगा, जब हमारा हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आया था उसी समय से हमारा व्यापार में प्रमाण मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान सोने का देश में मुख्य रूप से व्यापार किया जाता था। हमारे देश सोने का चिड़ियाघर कहलाता था क्योंकि भारत में सोने का भंडार था। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है, आप लोग कमेंट बताइएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान सोने का देश में मुख्य रूप से व्यापार किया जाता था। आरंभ में जिन मुख्य वस्तुओं का व्यापार किया जाता था उनमें मसाले, कपड़े, साथ ही साथ कीमती धातु शामिल थे भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारा कीमती धातु शामिल थी। ठीक है ना, आगे थे सर कपड़ा आरंभिक वर्षों से ही भारत के व्यापार का हिस्सा रहा। आप दोस्तों हमारा कपड़ा, माना कि सोना को सबसे पहले, मैं बोल रहा हूं ना कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है, तो आप दुबई बता रहे हैं भाई, गलत। कर्नाटका इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड। ठीक है, आगे देखिए, कपड़ा आरंभिक वर्षों से ही भारत के व्यापार का हिस्सा रहा। कपड़ा जो है दोस्तों आरंभिक वर्षों से ही क्या रहा भाई? भारत का व्यापार का हिस्सा रहा। ठीक है, तो यह था दोस्तों प्राचीन भारत में व्यापार की स्थिति कैसे थी। अब आते हैं सर अगला पॉइंट है दोस्तों, 5वां नंबर पॉइंट में गौर कीजिएगा। 5वां नंबर पॉइंट क्या कहता है मेरे भाई? सुनिएगा, व्यापार से भारत की आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई। व्यापार से भारत की आर्थिक स्थिति में क्या हुआ भाई? वृद्धि हुआ। आप एक बात बताइए, आपके घर में सब कोई बेरोजगार है,
आपके घर में सब कोई बेरोजगार है, आपके घर के बगल में कोई फैक्ट्री खोल दिया गया, आपके घर के सारे परिवार के लोग काम कर रहे हैं, तो आपके घर की स्थिति खराब होगी या बेहतर होगा? आप कहेंगे सर मेरे घर की स्थिति बहुत बेहतर होगी। इसी तरह से दोस्तों व्यापार से हमारे भारत की आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुआ। किसी भी देश का रीढ़ का हड्डी कहलाता है वो है व्यापार, क्योंकि दोस्तों व्यापार से ही एक देश का सामान दूसरे देश जाता है और दूसरे देश का सामान एक देश में आता है। क्योंकि दोस्तों एक देश के पास सारी चीज़ें परिपूर्ण नहीं है ना भाई। अगर एक देश के पास अगर सारी चीज़ें परिपूर्ण होती तो शायद दुनिया में कोई भी देश किसी देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं करते। सही कह रहा ना दोस्त? तो व्यापार से भारत की आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई, इससे भारतीय संस्कृति के विकास को भी बढ़ावा मिला। अब भारत की कल्चर है, हमारे पॉकेट में पैसा रहेगा तभी तो हम अपना वाइफ को लिपस्टिक दे सकेंगे भाई। हमारे पॉकेट में पैसा ही नहीं रहेगा तो हम अपने वाइफ को लिपस्टिक दे पाएंगे भाई? नहीं। तो बोलेंगे कि सुनो जाने मन मेरा कमाई नहीं है, तुम ना अगरबत्ती है ना घर में, तुम मुझसे को रगड़ लेना, काला हो जाओ तुम। बोलेंगे नहीं। वही कह रहा है कि व्यापार से हमें पैसा मिला और दोस्तों पैसा से क्या हुआ, इससे भारतीय संस्कृति में विकास होने लगा। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट नंबर 7वां में, भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यापार मार्ग में से एक था रेशम मार्ग। अब व्यापार का मार्ग बहुत सारे होते हैं भाई, जैसे मानचित्र होता है ना भाई, वैसे मानचित्र की तरह बहुत सारे व्यापार का रास्ता होता है। लेकिन दोस्तों उसमें से महत्वपूर्ण अगर कोई एक मार्ग था तो वो मार्ग का नाम था दोस्तों रेशम मार्ग। ठीक है ना। 8वां पॉइंट की बात करें तो रेशम मार्ग भारत को चीन के साथ साथ रोमन साम्राज्य से भी जोड़ते, जिसे हम लोग सिल्क रूट बोलते हैं। सिल्क रूट के नाम से जानते हैं, याद रखेगा रेशम मार्ग को। ठीक है ना। तो रेशम मार्ग भारत को चीन के साथ साथ रोम साम्राज्य से भी जोड़ता था। आगे देखिए सर 9वां नंबर पॉइंट, इसके साथ ही स्पाइस रूट समुद्री व्यापार का एक जरिया था भाई, है ना भाई। बोलते हैं ना कि एक जरिया था। जरिया का मतलब मान के चलिए कि आप हॉस्पिटल में हैं, आपका घर का कोई सदस्य एकदम इमरजेंसी पोजीशन पे है, मैंने गया 1 लाख की ज़रूरत हुआ, मैं आपको 1 लाख दे दिया, आप भले मुझे बाद में लौटा देंगे लेकिन बचाने के एक जरिया में हो गया हूँ, है ना भाई। वही कह रहा है कि इसके साथ ही स्पाइस रूट समुद्री व्यापार का एक जरिया था। नमक मार्ग, धूप मार्ग, टीन मार्ग, एम्बर रोड प्राचीन भारत में व्यापार के कुछ और उदाहरण हैं जिसके माध्यम से लोग, प्राचीन भारत के सारे लोग व्यापार क्या करते थे। ठीक है ना। उज्जैन, मिथिला, सूरत, कांची और पाटलिपुत्र भारत में व्यापार के प्रमुख केंद्र था भाई। क्या था भाई? प्रमुख केंद्र था। आगे देखिए, अब हमारा देश आजाद हो गया भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारा देश अब आजाद हो गया भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारा देश क्या हो गया दोस्तों? अब हमारा देश आजाद हो गया। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। अब हमारा देश क्या हो गया भाई? आजाद हो गया। अब जब हमारा देश आजाद हो गए ना मेरे दोस्तों, आजाद होते ही हमारा देश में क्या होने लगा, गौर कीजिएगा। हमारा देश आजाद हो गई। आजाद होने के बाद देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो व्यापारिक स्थिति है, बिल्कुल परिवर्तन हुआ भाई। क्या भाई? बिल्कुल दोस्तों चेंजेस हुआ। क्या चेंजेस हुआ? गौर कीजिएगा। पहला आर्थिक आत्मनिर्भरता। क्या बोलेंगे सर? आर्थिक आत्मनिर्भरता। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने आर्थिक आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया और घरेलू उद्योगों और आयात प्रत्यास्थापित पर जोर देने वाली नीति लागू किया। अब हमारे देश जैसे ही आज़ाद हुई, आज़ाद होने के बाद बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का कहना था कि आखिरकार हम अपने देश आज़ाद तो कर लिए लेकिन देश की स्थिति सही नहीं है। तो देश की स्थिति को सही करने के लिए कहा कि चलो अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो लोगों ने कहा कि अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, तो कहते हैं क्या, चलो हम अपने सबसे पहले व्यापार का रास्ता अपनाते हैं। क्या बताते भाई? व्यापार का रास्ता अपनाते हैं। गौर कीजिएगा। तो वही कह रहा है कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने आर्थिक आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया और घरेलू उद्योगों और आयात प्रत्यास्थापन पर जोर देने वाली नीति लागू किया। आर्थिक उदारीकरण। अब दोस्तों क्या होने लगा? आर्थिक उदारीकरण। भारत क्या किया मेरे भाई आर्थिक उदारीकरण में कि 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण नीति को अपनाया। क्या कहा मेरे भाई? गौर कीजिएगा। 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण नीति को अपनाया जिससे वैश्विक और व्यापार उदारीकरण में वृद्धि हुई। अब वैश्वीकरण क्या दोस्तों? सबसे पहले जानिए, बिना रोक टोक का
जब एक देश दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करते हैं या व्यापार करते हैं तो उसे हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं सर? उसे हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं भाई। जब एक देश अन्य देश के साथ बिना रोक टोक का, बिना झंझट का, बिना झमेला का जब दोस्तों व्यापार करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या? तो बोलेंगे सर उसे हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए? आगे देखिए दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस, कपड़ा और ऑटोमोबाइल सहित प्रमुख निर्यातों के साथ भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण वृद्धि और विविधता देखी गई। क्योंकि दोस्तों भारत के जो अधिकांश मोबाइल है, ऑटोमोबाइल है, ये सारे हमारे चाइना से आया है। चाइना से आया है दोस्तों कैसे? जब हम चाइना के साथ संबंध स्थापित किए, है ना भाई। आगे देखिए, अब आगे क्या कहता है भाई, गौर कीजिएगा। आगे देखिए, आधुनिक युग मतलब 21वीं शताब्दी, वैश्विक आर्थिक खिलाड़ी। क्या बोलेंगे सर? वैश्विक आर्थिक खिलाड़ी। क्या बोलेंगे सर? वैश्विक आर्थिक खिलाड़ी। भारत अपने वैश्विक व्यापार का विस्तार जारी भारत वैश्विक व्यापार विस्तार को जारी रख रहा है और अभी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक अर्थव्यवस्था है। भारत पूरे विश्व के जितने सारे देश हैं, लगभग सभी देशों के साथ वो वैश्वीकरण को अपनाया है। वैश्वीकरण को अपनाने का मतलब क्या होता है दोस्तों? को वो विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक गतिविधि को अपनाया है, जिससे वो अपने देश के सामानों को अन्य देशों के साथ और अन्य देशों के सामानों को अपने देशों के साथ क्या कर सकता है भाई? आदान प्रदान कर सकता है। इससे दोनों ही देशों का क्या होगा भाई? क्या होगा? अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बताइए, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया भाई? आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, ये था सर दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, जो मैंने आप लोगों को बहुत ही प्यारे तरीके से बताया। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे दोस्तों, जैसे मैंने अभी आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताया, और दोस्तों अगला वीडियो में भी आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि आप लोग चाहते हैं कि सर एसी पेपर का भी मैराथन होना चाहिए, तो मैं आपको एसी पेपर भी बताऊँगा। एकदम बेफिक्र होकर रहिए। दूसरी बात आप लोग याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 2 की क्लास को करने के लिए आप लोग बिल्कुल मेरे दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि क्लास 11th में क्लास सेमेस्टर 1 में जितना टाइम दिया गया है उतना सेमेस्टर 2 में मिलने वाला नहीं है। ज्योग्राफी बता चुका है। ठीक है, बाय।